अच्छी तैयारी चल रही है आप सभी की? हाँ जी। तो राजस्थान पुलिस और पटवारी की सामान्य विज्ञान की क्लास में मैं हाजिर हूँ, राम नरेश ओझा। तो दोस्तों, कल जो आपने पढ़ी थी अभिक्रियाओं के बारे में, अपचयन और उपचयन, उनमें एक टॉपिक हमारा थोड़ा सा रह गया था, रिडोक्स अभिक्रिया का। तो रिडोक्स अभिक्रिया क्या होती है? वैसे तो आपको मालूम है। रिडोक्स का अगर मैं हिंदी में अर्थ बताऊंगा तो आप बिल्कुल कर लोगे। रिडोक्स का मतलब होता है जिसमें एक पदार्थ का अपचयन हो और दूसरे पदार्थ का उपचयन हो, उसे कहते हैं रिडोक्स अभिक्रिया। देखो ये जो है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा, ये SO4 जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखो Zn अकेला हो गया है, तो इसमें यहाँ पे इसकी बात करते हैं ZnSO4 की। इसमें SO4 यानी ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ी हुई है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है? 4, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। तो जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो उसको क्या बोलते हैं? अपचयन। मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन कम होने वाली जो प्रकार अभिक्रिया का प्रकार होगा उसको बोलेंगे अपचयन। और इसमें देखिए ये Cu कॉपर यहाँ अकेला है और यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई है। कॉपर के साथ में ऑक्सीजन कितना जुड़ गया है? 4। चाहे एक भी जुड़ जाए तो भी काम कौन सा होगा? ऑक्सीकरण यानी उपचयन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का अपचयन हो और किसी दूसरे पदार्थ का उपचयन हो, तो उसे रिडोक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, इसकी परिभाषा आप लिख लेना, बिल्कुल सिंपल सा रहेगा। एक पदार्थ का, जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ का अपचयन हो तथा दूसरे पदार्थ का उपचयन हो, उसे कहते हैं रिडोक्स अभिक्रिया। अब देखिए, कई बार ये भी प्रश्न पूछ लेता है इसमें ऑक्सीकारक कौन सा है और अपचायक कौन सा है और उपचायक कौन सा है। देखिए, ये जो है उपचयन, इसको लिखेंगे अपचायक, ठीक है, और इसमें लिखेंगे उपचायक। उल्टा लिखेंगे, इसमें अपचयन है तो इसको लिखेंगे उप और पीछे लिखा देंगे चायक। इसमें क्या है? उपचयन है, इसको लिख देंगे अपचायक। उल्टा, अप का उप हो जाएगा, उप का अप कर देंगे और पीछे यह चायक कर देंगे इसे, ठीक है। अब आपसे पूछे कि ये कॉपर है और कॉपर का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है ना। कॉपर का देखो क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। आपसे पूछेंगे कि कॉपर का अपचायक कौन है इसमें? उपचयन नहीं पूछेंगे, अपचायक पूछेंगे। तो अपचायक कौन सा होगा इसमें? ऑक्सीजन या SO4, है ना। समझ में आ गया होगा आपको। इसमें ऑक्सीजन निकला है, अगर इसमें कोई पदार्थ मिलता तो हम बोल देते इसमें उपचायक कौन सा होता। तो आ गया होगा आपको दोस्तों समझ में। अब अगला जो हम कल बात कर रहे थे उदासीनीकरण अभिक्रिया की, आगे बढ़ते हैं अपने जो आज का टॉपिक है वैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कुछ पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। कैसे होते हैं? खट्टे। तो और कुछ पदार्थ कैसे होते हैं? कड़वे या क्षारीय। ये पदार्थ कैसे होते हैं? क्षारीय। और ये पदार्थ कैसे होते हैं? अम्लीय। तो जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उनको बोलेंगे अम्लीय, और जो स्वाद में कड़वे होते हैं उनको बोलते हैं क्षारीय। अगर इनके पीएच की बात करते हैं, पीएच स्केल, जैसे आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल देखते हो, उसमें नंबर शुरू होता है 0 1 2 3, ऐसे करते हुए ये कहां तक पहुंचता है? 14 तक। आप स्केल में कितने तक पहुंचता है उससे मैटर नहीं करता है, पीएच स्केल में, इसको बोलेंगे पीएच स्केल। इसके बाद में हम बात करेंगे पीएच स्केल क्या होता है, इसके बारे में सारी चीजें। लेकिन अभी मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ, ये जो पीएच स्केल है इसमें 0 से लेकर 14 तक नंबरिंग होते हैं, मतलब ऐसा होता है। और ये बीच में 7 नंबर आएगा। तो 7 से कम जिनका मान होगा, जिन पदार्थों का 7 से कम पीएच मान होगा उनको हम बोलेंगे अम्लीय, और जिनका 7 से अधिक होगा उनको क्या बोलेंगे? क्षारीय। तो समझ में आ गया। आपको ऐसे कहते हैं कि पदार्थ है जिसका पीएच मान 9 है, तो बताइए वो अम्लीय है क्षारीय है? तो आप बोल दोगे वो पदार्थ होगा क्षारीय। तो ये आप इसको डायग्राम के आधार पर लिख लो, क्योंकि ऑप्शन में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं तो उनमें आपको परिभाषाएं ज्यादा डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपना समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी के आधार पर समझ सकते हो। अगर आप कुछ चीज भूलने की रहती है तो फिर आप उसको
लिख सकते हो। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है दोस्तों, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। ये जो आपके है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल अम्ल है। ये कैसा है, प्रबल अम्ल है, बहुत पावर का जिसको आप बोल सकते हो। और ये क्या है, प्रबल क्षार है। प्रबल क्या है, क्षार। अब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल, लवण और जल H2O। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई जरूरी नहीं कि NaCl बने, उस वो होगा अम्ल होगा और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। अगर हम अम्लीय पदार्थ और क्षारीय पदार्थ की अभिक्रिया करवाएंगे तो बनने वाला ये पदार्थ क्या होगा, ये दो, ये क्या है, अम्ल है। इसको आगे वाले को यूज कर देता हूं मैं, ये क्या है, अम्ल है। और पीछे वाले क्या है, क्षार। देखना दोस्तों, ये है अम्ल, आगे वाला पीछे वाला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये क्षार, और बनने वाली चीज क्या होगी, लवण। लवण बहुत तरह के होते हैं, कोई सा भी लवण हो सकता है। इसमें हमने एक NaCl बनाया, ये सोडियम क्लोराइड, जिसका साधारण नमक भी बोलते हैं इसको, साधारण नमक, जो हम घर में काम में लेते हैं खाने के। इसका फॉर्मूला आपसे कई बार पेपर में पूछा गया है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया है कि साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो लवण और क्या बना है इसके साथ में, जल। तो इसको हिंदी में मैंने लिख दिया इस अभिक्रिया को। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। हमारे पेट में कई बार एसिडिटी बन जाती है, तो पेट में दर्द होता है, तो उस समय हम एंटासिड लेते हैं, हल्का क्षार लेते हैं। तो हम जो पेट में अधिक अम्ल बन जाता है उसको क्षार क्या कर देता है, लवण के रूप में बदल देता है। इसलिए पेट का दर्द भी क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। हम लेते हैं इनो, है ना। तो दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको लिख सकते हो। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अम्ल पता चल गया होगा, क्षार पता चल गया होगा। इसमें कोई डाउट रह जाए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। अब दोस्तों, अब हमारे रह गई एक C+O2। ये अभिक्रिया इरेज हो गई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CO2 + 94 किलो कैलोरी। अब हमारे ये पूछा गया है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। देखिए दोस्तों, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। आप दोस्तों अभी एक प्रयोग कर सकते हो कि आपके हाथ में थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर हाथ में डालोगे, और एक हाथ में अगर आपके पास में, अगर आप किसान हो तो आपके पास में थोड़ी सी अगर यूरिया की मात्रा है तो लगभग 1 चम्मच आप यूरिया और एक हाथ में डालना, और दूसरी हथेली में आप 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर डालोगे, और दोनों के ऊपर 2-2 बूंदे या कुछ बूंदे आप पानी की डालोगे। तो पानी की डालने पर आपको एक हाथ में ठंडा महसूस होगा, जिसमें आपने यूरिया डाल रखी है। जिस हाथ में आपने यूरिया डाल रखी है दोस्तों, जिसमें क्या है, यूरिया, वहां पे तो आपको ठंडा महसूस होगा। यूरिया जहां पे डाल रखी है वहां पे कैसा रहेगा, ठंडा। और जिस हाथ में आपने डिटर्जेंट पाउडर डाल रखा है ना, सर्फ, जिसको आप नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं सर्फ या डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट, उसमें कैसा होगा, आपको गर्म महसूस होगा। तो अब जो अगर आपको ये ठंडा लगा है, मतलब ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। ये कौन सी अभिक्रिया हुई, ऊष्माशोषी। और जिसमें आपको गर्म महसूस हुआ है वो कौन सी है, ऊष्माक्षेपी। अब हम कैसे लिखेंगे, कैसे इसकी डेफिनेशन देंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसे बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, देखो शोषी, तो ऐसे याद रख सकते हो, जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है वो हो गया ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखो, वैसे अगर आपको ये अभिक्रिया लिखी आए तो आप कैसे पहचानोगे कि ये ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी। तो देखिए दोस्तों, ये जो तीर का निशान है, तीर के निशान के अगर इस तरफ आपके किलो कैलोरी का मान लिखा है, ये कितना है, 94 किलो कैलोरी। जब आप कार्बन, यानी ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट को आपने
जलाया तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और जलने के साथ में वो आपको 94 यानी 94 किलो कैलोरी ऊष्मा देगा। और जब आप नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराओगे, ये भी क्या है, नाइट्रोजन भी गैस है और ये भी क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा थोड़ा सा। गर्म मतलब इसमें गर्म नहीं, इसमें 42 किलो कैलोरी मान आपको ऊर्जा का देना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसमें तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऊष्मा हमें प्राप्त हो रही है और इसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में आपको अभिक्रिया में अंतर पता चल गया होगा। ऐसी बहुत सारी होती है। अगर आपसे कई बार ऐसा पूछा जाता है कि हमारे जो भोजन में जो अभिक्रियाएं होती है, भोजन के पाचन में जो अभिक्रियाएं होती है, वो किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। तो आप देखो, भोजन खाने के बाद में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो कौन सी हो गई, ऊष्माक्षेपी। आपको ये कह दिया जाता है कि जो आपके जो जैविक खाद बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें कौन सा होता है, तो उसमें भी क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो और आपके कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसको जो हम पानी के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं, यानी आप जो बाजार से कड़ी लेके आते हो या चूना लेके आते हो, उसको पानी के साथ में मिलाते हो, तो जब वो गर्म हो जाता है भयंकर रूप से, और फिर आप उसको जो घोल होता है उसको आप सफेदी के काम में लेते हो, तो वो जो अभिक्रिया होती है वो भी कौन सी होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं, और आपको जो आज वाला जो टॉपिक बढ़ा है वो भी आपको समझ में आ रहा है। तो आप इसको लाइक करिए और अपने साथियों में इसको शेयर भी करिए, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।